मोदी की वजह से डील कैंसिल हुआ या ये डील कैंसिल होने के पीछे कुछ और भी कारण थे। कोई भी कंट्री ट्रंप के वार से अछूता नहीं रहा है, मतलब ट्रंप ने किसी को नहीं बख्शा है। पीएम मोदी के जापान पहुंचते ही जापान और अमेरिका के बीच में होने वाला $550 बिलियन का डील कैंसिल हो गया है। मतलब कहने को तो ये डील होल्ड पे डाल दिया गया है, लेकिन ये एक तरह से कैंसिल हो चुका है। पॉलिटिकल डील्स जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, बोले जाते हैं कि होल्ड पे है, होल्ड पे होने का मतलब ये होता है कि वो कैंसिल हो गया है। तो एक तो पीएम मोदी के जापान पहुंचते ही जापान जो अमेरिका के साथ डील करने वाला था $550 बिलियन का, वो कैंसिल कर दिया गया है। दूसरी बात, जापान ने इंडिया के साथ 10 ट्रिलियन जापानीज येन में इन्वेस्टमेंट के लिए डील किया है अगले 10 सालों में, जो कि लगभग $68 बिलियन अभी के टाइम में आ रहा है। मतलब जापान ने न सिर्फ यूएस के साथ डील कैंसिल किया, बल्कि इंडिया के साथ $68 बिलियन का डील साइन किया है अगले 10 सालों के लिए। तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं कि इन सब में मोदी का कहाँ तक हाथ है। मोदी की वजह से डील कैंसिल हुआ या ये डील कैंसिल होने के पीछे कुछ और भी कारण थे। एंड पीएम मोदी के जापान विजिट से इंडिया को और जापान को आने वाले समय में कितना और क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग अमेरिका जापान की डील के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये डील क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कितने का हुआ था और कैसे कैंसिल हो गया। इसे समझने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। 3-4 महीने पहले से बड़बोले ट्रंप जो है उन्होंने सारे कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिए है। कोई भी कंट्री ट्रंप के वार से अछूता नहीं रहा है, मतलब ट्रंप ने किसी को नहीं बख्शा है। ऑलमोस्ट दुनिया के सारे कंट्रीज, वो मित्र देश हों या ट्रंप के अगेंस्ट हों, शत्रु देश हों अमेरिका के, उन पे टैरिफ लगाए गए। इनफैक्ट जो कंट्री अमेरिका के कहर से बचा हुआ है, ट्रंप के कहर से बचा हुआ है, वो एकमात्र कंट्री है जो अमेरिका की बात कभी नहीं मानता, जो अमेरिका से दुश्मनी लिए हुए लंबे समय से, वो है रसिया। रसिया के अलावा अमेरिका ने सभी को रगड़ा है। भारत पे टैरिफ लगा दी, चाइना पे लगा दी, जापान पे लगा दी, ब्राज़ील पे लगा दी, साउथ अफ्रीका पे लगा दी। बेसिकली अमेरिका ने सारे कंट्रीज पे टैरिफ लगा दी, यूरोपियन कंट्रीज पे लगा दी, जो जिनमें मैक्सिमम नाटो के मेंबर्स हैं। और नाटो इनका अपना ग्रुप है, एक तरह का पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह इन्होंने बना रखा है। ये कोई मारेगा तो सब मिल के लड़ेंगे, वो नाटो है। उनके भी सारे कंट्रीज पे, सारे मेंबर कंट्रीज पे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए। टैरिफ की वजह से ट्रंप के अपने कंट्रीज ज़्यादा परेशान हैं, जो इनके मित्र देश हैं। दूसरे कंट्रीज भी उतने ही इक्वली परेशान हैं। तो हुआ क्या, बेसिकली जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो बहुत कुछ उनको पता चला जो उनको पहले पता नहीं था। हालांकि हम लोग उनको बड़बोला ट्रंप बोल करके उनका मजाक जरूर बनाते हैं, बट ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप को समझ में आया कि अमेरिका बुरी तरह से लोन में डूबा हुआ है। बेसिकली अमेरिका एक कर्जखोर देश है। अमेरिका कर्जा खाता रहता है, अमेरिका कर्जा ले ले करके किसी तरह से अपना कंट्री चलाता है। अमेरिका एकमात्र कंट्री है जो इतने कर्जे में डूबा हुआ है जितने उसकी जीडीपी की औकात भी नहीं है। अमेरिका की जीडीपी $31 ट्रिलियन, $30 ट्रिलियन, वो भी बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। मतलब अमेरिका की जीडीपी $31 ट्रिलियन है ऑलमोस्ट, और अमेरिका लोन ले रखा है $37 ट्रिलियन का। जितना औकात नहीं है उससे बहुत ज़्यादा उसने लोन लेकर के बैठा हुआ है। और ट्रिलियन डॉलर कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये की जगह 110 रुपये का लोन ले लिया तो 10 रुपये तो एक्स्ट्रा लिया है, नहीं। $1 ट्रिलियन तो दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज की जीडीपी भी नहीं है। और अमेरिका ने अपने जीडीपी से 6-7 ट्रिलियन से ज़्यादा का एक्स्ट्रा लोन ले रखा है। अमेरिका बेसिकली कर्ज में डूबा हुआ देश है। अमेरिका एक खाऊ पाऊ देश है। अमेरिका पे चार्वाक का जो दर्शन है वो अच्छे से फिट बैठता है। यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब जब तक जियो सुखी जियो, भले ही ऋण लेना पड़े लेकिन घी पीते रहो। यही अमेरिका करता है। कंज्यूमरिज्म पे पूरा देश चलता है इनका, खाओ खाओ खाओ, उड़ाते रहो उड़ाते रहो। इसी वजह से अमेरिका बुरी तरह से कर्जे में लिपट गया है। जब ट्रंप को ये सब पता चला तो बचने के लिए ट्रंप ने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी मेजर्स लिए, जैसे 70s में निक्सन ने लिए थे। उस टाइम भी अमेरिका कर्जे में डूबा हुआ था। और निक्सन ने जो दुनिया को निक्सन शॉक दिया था, जिसमें डॉलर को पेट्रो डॉलर वगैरह डील करके डॉलर को पाइवोट कर दिया था गोल्ड के अगेंस्ट। मतलब डॉलर को ऐसे बना दिया था ताकि डॉलर सेंट्रल करेंसी बन जाए दुनिया का, और अगर डॉलर बर्बाद हो तो दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज बर्बाद हो जाए, जिसकी वजह से अमेरिका पावरफुल बना रहा लंबे समय तक, और आज तक अमेरिका वैसे खींचता रहा। बट फिर से अमेरिका की स्थिति डावाडोल होने लग गई है। और ये 70s नहीं है कि ट्रंप निक्सन शॉक की तरह कोई ट्रंप शॉक दे देंगे और अमेरिका बच जाएगा। अब पॉसिबल नहीं है। या तो अमेरिका कर्जे चुकाएगा, और नहीं तो अमेरिका धीरे धीरे पाताल में चला जाएगा, जहां अमेरिका पहले से ही है भारतीयों के अनुसार। तो अब हुआ क्या है
जैसे ही ट्रम्प को पता चला कि अमेरिका तो बुरी तरह से लोन में है, लोन चुकाने की अमेरिकन की औकात नहीं है, तो ट्रम्प ने दिमाग लगाया। ट्रम्प ने ऐसे सोचा कि भाई मैं तो बड़बोला हूँ, अपना बड़बोलेपन को जारी रखते हुए दुनिया को वैसे दिखाऊंगा जैसे मैं तो बड़बोलापन कर रहा हूँ। लेकिन मेन टारगेट ट्रम्प का था कि किसी तरह से पैसे इकट्ठा करना, लोन वगैरह इकट्ठा करना, इन्वेस्टमेंट अमेरिका में बढ़ाना, ताकि अमेरिका को बचाया जा सके। हालांकि जो हरकतें ट्रम्प ने की उससे अमेरिका और डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हुआ क्या, अमेरिका ने सारे कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिए। ट्रम्प ने अपना बड़बोलापन और पागलपन दिखाते हुए सारे कंट्रीज पे टैरिफ ठोक दिए। मैक्सिमम कंट्री उनके सामने में झुकते हुए नजर आए। दे बेंट द नीज बिफोर ट्रम्प, बट सारे नहीं। इनमें कुछ कंट्री थे जो ट्रम्प के सामने में झुकने से इनकार कर दिए, जैसे कि ब्राजील के प्रेसिडेंट मिस्टर लूला ड सिल्वा, उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने ट्रम्प का मजाक बनाया कि ट्रम्प ने ये बोला कि ब्राजील पे 50% टैरिफ ठोक देंगे, अगर टैरिफ कम करना है तो फिर हमें कॉल करो। तो लूला डी सिल्वा ने साफ साफ मना किया, बोला हम ट्रम्प को कॉल नहीं करेंगे, अगर हमें कॉल करना होगा तो हम पीएम मोदी को करेंगे, हम सी जिनपिंग को करेंगे, हम पुतिन को करेंगे। मतलब उनका कहना था कि हम ट्रम्प के आगे नहीं झुकेंगे, 50% लगाना है लगाए, 25% लगाना है लगाए, मतलब ट्रम्प को जितना टैरिफ लगाना है लगा दे ब्राजील के आइटम्स पे। उल्टा लूला डी सिल्वा ने भी 50% का टैरिफ ट्रम्प पे लगाने का डिसीजन ले लिया। ट्रम्प पे मतलब ट्रम्प के प्रोडक्ट्स पे, मतलब अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे। तो ये तो हुआ कि ब्राजील झुकने से मना कर दिया। वही चीज चाइना के साथ हुआ। ट्रम्प ने चाइना पे टैरिफ्स लगाए। ट्रम्प तो चाइना के साथ लग रहा था जैसे लूडो खेल रहा है। ट्रम्प ने बोला हम 10% लगाएंगे, चाइना ने बोला हम 20 लगाएंगे, ट्रम्प ने बोला हम 20 लगाएंगे, चाइना ने 30 लगाएंगे। ऐसे करते करते ट्रम्प चला गया कि हम 200% टैरिफ लगाएंगे चाइना पे। चाइना ने भी बोला हम भी तो 400% टैरिफ लगा देंगे अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे। ट्रम्प जैसा कि वो वर्ड फैला हुआ है टाको हो गया, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। ट्रम्प भाग गया। मतलब ये जो ट्विटर पे लड़ाई चल रही थी, जो मुंह बोली लड़ाई चल रही थी, उससे ट्रम्प भागा ये बोल करके कि हम 90 दिन बाद चाइनीज लोगों को देख लेंगे। मतलब पहले खुद टैरिफ वॉर चाइना के साथ स्टार्ट किया। जब चाइना अड़ गया, जब चाइना पीछे हटने से मना कर दिया, तब ट्रम्प 90 दिन का मोहलत ये बोल के कि हम चाइना को मोहलत दे रहे हैं, बेसिकली खुद को मोहलत दे करके भाग गया कि हम 90 दिन बाद चाइना के साथ देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। फिर आती है बारी इंडिया की। ट्रम्प को तो न्यूज में बने रहने के लिए कोई चाहिए था। ट्रम्प ने इंडिया पे टैरिफ ठोक दिया। पहले कुछ बोला इतना रखूंगा उतना रखूंगा, जब इंडिया से कोई भाव नहीं मिला तो गुस्से में पगलाए हुए ट्रम्प ने 25% टैरिफ ठोक दिया इंडिया से। स्टिल उसको भाव नहीं मिला तो ट्रम्प सोचा कि चलो 50% ठोक देते हैं, अब तो इंडिया कुछ भाव देगा। ट्रम्प इंडिया ने उसे फिर भाव नहीं दिया तो ट्रम्प ने फाइनली 50% टैरिफ लागू कर दिया है अभी अगस्त के एंड से। अब ये ड्रामा इंडिया, चाइना, ब्राजील और बाकी कंट्रीज के साथ चल रहा था। यूरोपियन कंट्रीज पे भी ट्रम्प ने ऐसे ही किया है। ऐसे ही ट्रम्प ने किया अपने लॉन्ग टर्म एलाइज के साथ, जैसे कि जापान के साथ। अब जापान पे जब से अमेरिका परमाणु बम गिराया था तब से जापान अमेरिका के साथ फ्रेंडली वे में रह रहा था और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बन गया था जापान अमेरिका पे, जो ट्रम्प ऑलमोस्ट फ्री करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रम्प ने जापान पे 25% का टैरिफ ठोक दिया। मतलब जापान से जो भी आइटम्स आएंगे उसका 25% प्राइस बढ़ा देगा अमेरिका। जापान जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल आइटम्स बेचता है, मतलब कि हाई क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हाई टेक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब जापान बनाता है। क्योंकि जापान कंट्री वैसा है, वो मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें वैसी नहीं है जैसे भारत वगैरह के पास है। उनके पास मरुस्थल भी नहीं है जैसे अरबियन कंट्रीज़ के पास है। जापान के पास ज़मीन की कमी है, टापू देश कहलाता है। तो जापान जो है वो ऐसी चीज़ों पे फोकस करता है जिसमें लैंड ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, टेक्नोलॉजिकल आइटम्स, एआईज, मतलब उस तरह के सॉफ्टवेयर आइटम्स। तो जापान ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेचता है पूरी दुनिया में, और अमेरिका में भी। अमेरिका चूँकि बहुत बड़ा बाजार है। तो ट्रम्प ने जब जापान पे 25% का टैरिफ ठोका तो इससे जापान में तो खलबली मच गई। एंड जापान इंडिया चाइना की तरह अड़ा नहीं, क्योंकि जापान पहले से भी यूएस का क्लोज एलाई रहा है वर्ल्ड वार 2 के बाद से। तो जापान झुक गया यूएस के सामने में। जापान बेंट देयर नीज बिफोर द यूएस। जापान ने हार मान ली और यूएस के साथ डील करने को रेडी हो गया। ट्रम्प जो कि ये सब समझ रहा था, ट्रम्प ने जापान पे तुरंत ही कंडीशन लगा दिया कि हम तो जापान पे 25% का टैरिफ लगाएंगे, बट प्रोवाइडेड अगर जापान किसी तरह से अमेरिका में, देखो ट्रम्प की चाल यहाँ पे, अगर जापान किसी तरह से अमेरिका में $500 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट करता है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट से एक तरह से मतलब है ट्रम्प का कि लोन देता है हमें, मतलब जापान कैसे भी करके हमें पैसे दे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अमेरिका बुरी तरह से लोन में डूबा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ है। अमेरिका कहीं से भी चाह रहा है कि कैश आए,
कहीं से डॉलर आए, कुछ भी आए, सोना चांदी आए, मतलब ताकि अमेरिका अपने आप को बचा सके, अमेरिकन इकोनॉमी को बचाया जा सके। अमेरिकन हेजेमोनी तो नहीं बचेगा। अमेरिका जो सुपर पावर है वो तो खैर इनके पास अब नहीं रहेगा, वो कितना भी ट्राई कर लें। लेकिन हाँ, कंट्री को बचाने के लिए, कंट्री दिवालिया ना घोषित हो जाए, उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उसमें से ये एक ट्राई था कि जापान जैसे कंट्री जिनके पास अनलिमिटेड सेविंग्स है, जापान अमेरिका की तरह खाओ पाओ देश नहीं है। जापान भारत से भी आगे इस मामले में। जापान जितना कमाता है उससे ज़्यादा सेव करता है। मतलब जापान में लोगों के पास पैसे बहुत है, सरकार के पास पैसे बहुत हैं। यही वजह है कि जापानीज बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट नहीं देते हैं बैंक में पैसे रखने के, उल्टा वो इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप जापान के बैंक में पैसे रखोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक्स को, क्योंकि जापान के पास पैसे बहुत हैं, सभी के पास पैसे हैं। ये चीज़ अमेरिका का जस्ट उल्टा है। तो ट्रंप ने तो सोचा कि जापान को बुल्ली करके जापान से पैसे ले लेंगे अच्छे खासे, एंड लेने के लिए ट्राई भी किया, एंड जापान मान भी गया, क्योंकि जापान के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है जितना अमेरिका वगैरह के लिए। आप न्यूज़ देखोगे, जापान का न्यूज़ आता रहता है कि जापान ने बोला है कि $10 बिलियन हम 0% इंटरेस्ट पे भारत को दे रहे हैं। मतलब रेलवे वगैरह में, बुलेट ट्रेन में हम $10 बिलियन का एक तरह से उधार ही देता है जापान, लोन नहीं देता है। क्योंकि जापान को पता है कि हमारे पास पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं, उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट आना नहीं, इससे अच्छा इन्वेस्ट कर दो, बाद में प्रॉफिट तो आएगा ना 10-20 साल बाद। इसलिए जापान दूसरे कंट्रीज में कोई प्रोजेक्ट लगाता है, प्रोजेक्ट में पैसे लगाता है और लोन देता है, लेकिन लोन वो कम होता है क्योंकि लोन पे तो इंटरेस्ट मिलता है ना। जापान को कोई इंटरेस्ट नहीं लेता जनरली। जापान बोलता है कि हम 0% इंटरेस्ट पे देंगे, तो इसको हमारे गांव देहात में उधारी बोला जाता है, लोन नहीं बोला जाता। मतलब जापान एकमात्र देश है दुनिया का जो उधारी दिया करता है दूसरों को बिना इंटरेस्ट के, क्योंकि जापान के पास पैसे बहुत है, उनके पास सेविंग्स बहुत है। तो जापान चाहता है कि उसके पैसे कहीं लग जाए, पैसे लग जाएंगे बिजनेस में तो रिटर्न तो देगा ना, 2 साल 10 साल बाद देगा। तो ये जापान का आइडिया होता है। और उनको पता है कि उनके बैंक में भी पैसे रखेंगे तो वहां से भी जापान से कुछ मिलना है नहीं, क्योंकि जापान में बैंक इंटरेस्ट नहीं देती। सबके पास पैसे है, बैंक क्यों इंटरेस्ट देगी? उल्टा बैंक पैसे लेती है। आप बैंक में पैसे रखोगे, बैंक बोलेगा हम आपके पैसे को रख रहे हैं, इसके बदले में आपसे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये लॉजिक अमेरिका के फेवर में गया। जब ट्रंप ने जापान को बुल्ली किया तो जापान भी सोचा कि भाई ठीक ही तो है, पैसे लगाने को बोल रहा है, लगा देते हैं, हमारे पास पैसे है ही। जापान तुरंत एग्री कर गया अमेरिका के साथ डील करने के लिए। $550 बिलियन का डील तय हुआ जुलाई में अमेरिका और जापान के बीच में, ट्रंप और जापान के बीच में। ट्रंप के तो बल्ले बल्ले हो गए। ट्रंप सोचा कि भाई $550 बिलियन, ट्रंप कहीं से भी $500 बिलियन प्लस ढूंढ रहा था कि कहीं से इतने पैसे आ जाए, जापान से एक बार में आ गया। अब आगे की कहानी इंटरेस्टिंग होती है। मोदी को परेशान किया जा रहा था, मोदी पे प्रेशर बनाया जा रहा था। कभी मोदी को चुपके से रात में फ़ोन पे फ़ोन करता है, तो कभी मोदी को बोलता है कि तुम बोलो रशिया को कि रसिया हमारी बात मान ले। मतलब तमाम तरह से। कभी मोदी को बार बार फ़ोन करके बोलता है कि मुनीर आया हुआ है, मुनीर ने मेरे को नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। बार बार वो मोदी को इसलिए बोलता था कि मोदी भी बोले कि चलो मैं भी नॉमिनेट करूँगा। जो मोदी ने इग्नोर किया, ट्रंप चिढ़ गया, पर्सनल ले लिया इन चीज़ों को। तो ट्रंप मोदी के पीछे लंबे समय से पड़ा हुआ है। ट्रंप मोदी को हटाने के पीछे पड़ा हुआ है। भारत में जो अपोजिशन पार्टीज है उनको फंडिंग करना शुरू कर दिया, लग रहा है रोज आंदोलन करवा रहा है। कोई कभी कभी ऐसे न्यूज आ रहे हैं जैसे कि 1 साल का टारगेट दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने CIA को, डीप स्टेट को, मोदी को हटाने के लिए कि 1 साल में यहाँ पे दंगे वंगे करवा के मोदी को हटा दो बांग्लादेश की तरह। और अगर नहीं करवा पाया तो हो सकता है मोदी को मरवाने की भी कोशिश करेगा। तो मतलब ट्रंप एक तरह से हाथ धो के मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। और ऑफकोर्स मोदी तो मोदी है, उनको तो सब पता रहेगा ही। तो मोदी ये बात जान रहे थे। अब ट्रंप मोदी को एक एक करके बहुत सारे चोटें दिए जा रहा था, जिसको हमारे गांव देहात में फिर से कहावत है 100 सुनार की 1 लुहार की। ट्रंप मोदी को थोड़ा थोड़ा करके 10-20 चोटें दिया, और कहीं ना कहीं मोदी ने ट्रंप को एक बड़ा चोट मारने में सक्सेसफुल हो गए। मोदी ने या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो $550 बिलियन का डील था अमेरिका और जापान के साथ, उसको आप कह सकते हो कि कैंसिल करवा दिया है। मतलब ट्रंप के 100 चोटों की मोदी ने 1 चोट दे करके बदला ले लिया है। अब हुआ क्या, जुलाई में डील हुई। मतलब डील हुई का मतलब है सहमति बनी कि अमेरिका और जापान मिल करके इस पे साइन करेंगे। इसको एक तरह से नाम दिया गया राइस इन्वेस्टमेंट पैकेज का। क्यों नाम दिया गया मैं उस पर आता हूँ। तो जुलाई में अमेरिका और जापान के बीच में डील बनी कि $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जापान करेगा अमेरिका में। ये इन्वेस्टमेंट वैसे नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट था। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक तरह से था कि लोन देगा। मतलब बेसिकली जापान इन्वेस्टमेंट कम करेगा, लोन ज़्यादा देगा। मतलब $550 बिलियन में आप कह सकते हो कि लगभग $450-500 बिलियन का डायरेक्ट लोन था, गारंटी था। गारंटी मतलब होता है ना कि जैसे अगर अमेरिका कहीं से कुछ ले रहा है तो जापान गारंटी देगा कि अमेरिका ने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा। तो उतने पैसे जापान को एक एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा या अमेरिकन अकाउंट में रखना पड़ेगा।
मतलब इस तरह से होती हैं चीज़ें कि अमेरिकन गवर्नमेंट को गारंटी देगा, लोन देगा, उस तरह से $550 बिलियन अमेरिका में लगाए जाएंगे। और हाँ, इसके साथ ट्रम्प जापान को एक और चीज़ बुल्ली करने में कामयाब हो गया कि जापान जो है वो अमेरिकन एग्री प्रोडक्ट्स को जापान में बेचने देगा बिना टैरिफ लगाए ना। लोन से तो अमेरिका बच गया, अगर लोन मिल जाता तो अमेरिका जो बुरी तरह से चरमराए हुआ अमेरिका की अर्थव्यवस्था, उसको ट्रम्प थोड़ा सा ट्रैक पे ले आता। तो ये काम तो ट्रम्प का उधर हो गया। दूसरा काम ट्रम्प का इधर हो गया कि ट्रम्प के पास, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं हर साल। एक्चुअली अमेरिका के पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन कम है। जैसे भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं, भारत का जो भी एरिया है, अमेरिका का एरिया भारत के एरिया से 3-4 गुना ज़्यादा है और पॉपुलेशन 4 गुना कम है। मतलब अमेरिका में प्रति व्यक्ति जो ज़मीन है वो भारत से 12 गुना ज़्यादा है। अमेरिका में पर कैपिटल लैंड अगर निकाला जाए एक एक आदमी का, तो वो भारत के पर कैपिटल लैंड से 12 गुना ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, लैंड इनके पास ज़्यादा है तो खेती के लिए ज़मीनें भी इनके पास ज़्यादा है। अमेरिका में मास लेवल पे खेती होती है। जैसे हमारे यहाँ 1 बीघा, 2 बीघा, 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 1 एकड़, 2 एकड़ ज़मीनें होती है किसानों के पास। अमेरिका में 1000 एकड़, 5000 एकड़ ऐसे कर करके लोगों के पास होती है। लोग जो छिड़काव करते हैं दवाइयों का वो हेलीकॉप्टर से और जहाज़ों से करते हैं। मतलब इतनी लंबी लंबी ज़मीनें होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी लंबी ज़मीनें होंगी तो जो प्रोडक्शन होगा मास स्केल पे होगा। मास स्केल मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे होगा, मतलब कि बल्क में होता है। बल्क में होने का मतलब है कि वो लोग ज़्यादा उपजाते हैं और चूंकि वो लोग मॉडिफाइड सीड्स वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और जानबूझ के अमेरिकन कंपनीज जो कि चाहती है कि जो फार्मर्स हैं वो कंपनीज पे डिपेंडेंट रहे, तो वो क्या करती हैं, उनको जो सीड्स देती हैं वो सीड्स ऐसा होता है कि वो एक ही बार यूज हो सकता है। मतलब उस सीड से, मान लो कि धान का सीड दिया, तो उससे जो धान होगा वो धान को आप सीड के रूप में अगली बार यूज नहीं कर सकते हो। फिर अगली बार धान बोने के लिए आपको नया सीड खरीदना पड़ेगा कंपनी से। वो बड़ी चालाकी से ऐसे करते हैं ताकि किसान एक तरह का कुत्ता बन के रह जाए, किसान एक तरह का नौकर बन के रह जाए बड़ी बड़ी कंपनियों से। भले वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो बहुत प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन फिर भी वो किसानों पे कंट्रोल रखने के लिए, भले वो किसान हजारों एकड़ का मालिक है, लेकिन वो कंपनी उसको नौकर बना के रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि किसान अपना खुद का मालिक रहे। और नौकर कब रहेगा, जब उसका सारा प्रॉफिट बड़ी कंपनी चूस लेंगी बीज के नाम पे, सीड्स देने के नाम पे, पेस्टिसाइड देने के नाम पे। इसलिए वो क्या करती हैं, हाइब्रिड बीज किसानों को आदत डलवाती हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हाइब्रिड यूज़ करो। हाइब्रिड यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, हाइब्रिड वाले जो सीड्स होते हैं वो अगले साल यूज नहीं हो सकते हैं बोने के लिए। अगले साल उनको दोबारा से सीड्स खरीदना पड़ता है, जो भारत में भी प्रचलन अभी बढ़ रहा है रिसेंटली। तो ये अमेरिका का सिस्टम है। मतलब उनका जो एक तो सीड्स वाला सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया। दूसरी चीज, अमेरिका में जो प्रोडक्ट्स होगा मास स्केल पे तो प्रोड्यूस जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं। दिखने में अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज अगर उनका जेन्युइन क्वालिटी लिया जाए तो बेहद ही घटिया होते हैं, बीमारी वाले होते हैं। मतलब आप जितना ज़्यादा अमेरिकन एग्री प्रोडक्ट्स यूज करोगे, खाओगे पियोगे, उतना ज़्यादा आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ता जाएगा फ्यूचर में, जो कि ये कंपनी चाहती है। आप ज़्यादा बीमार पड़ोगे तो वो ज़्यादा पैसे आपसे कमाएंगे आपकी बीमारी को ठीक करने के नाम पे। यही उनका पूरा कल्चर है। वार इकनॉमी, बीमारी इकनॉमी, हॉस्पिटल इकनॉमी, यही सब पे अमेरिका चला हुआ है। सीडलेस इकनॉमी, मतलब सीड को ही खत्म कर दो। वो ऐसा केला ये लोग लाएंगे जिस केले में बीज नहीं होगा, ऐसा पपीता लाएंगे जिसमें बीज नहीं होगा। मतलब पपीता एक बार उनसे बीज खरीद के लगाओ, अगले साल फिर लगाना है तो फिर से आपको उसी तरह से बीज लाना पड़ेगा जैसे आपने पहली बार लाया था, बहुत महंगे दामों में। तो ये है अमेरिकन सिस्टम एग्री प्रोडक्ट्स उपजाने का, हर तरह के प्रोडक्ट्स उपजाने का। तो अमेरिका ऐसे करके प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा कंजम्पशन तो कर नहीं पाता, पॉपुलेशन तो इनका कम है, 33, 34, 35 करोड़ है बस, और ज़मीन ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत करते हैं एग्रीकल्चरल और बाकी सारी चीज़ों में भी। तो ये लोग अब ट्राई कर रहे हैं ना कि इसको दुनिया में बेचा जाए, दुनिया के बाकी कंट्रीज में जिनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो लोग प्रोडक्शन अपने पॉपुलेशन के बराबर ही कर पाते हैं या कम ही करते हैं। पॉपुलेशन के मामले में जब ये आते हैं तो इनके पास दिमाग में आता है चाइना, इंडिया और एशियन कंट्रीज वगैरह। ये चाहते हैं कि एशिया के कंट्रीज जो थोड़े इनसे कम पैसे वाले हैं वो इनके सामान, कचरा सामान खरीद के, जो गुड लुकिंग है लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही घटिया है, उन आइटम्स को खरीद के खा के बीमार पड़े, ताकि पहले वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इनको बेचें और बाद में वो दवाइयाँ बेच के कमाएं। ये अमेरिका का टेंडेंसी होता है सारे कंट्रीज के साथ। इसको दिमाग में रखते हुए ट्रम्प सारी पॉलिसीज बना रहा है। इसलिए ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ ठोक रहा है। ट्रम्प का टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि भाई अपना रुतबा दिखाना है, रुतबा तो उसका है ही,
रुतबा दिखाना तो उसका टारगेट है ही, लेकिन वो अपने गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिल करके ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहा है, जहाँ पे कि उसको ऐसे बोला गया है कि तुम ऐसे दिखाओ दुनिया के सामने में जैसे तुम पगलवा हो, जैसे तुम बड़बोला हो, जबरदस्ती कुछ किए जा रहे हो, जबकि इनका सोचा समझा साजिश है, सोचा समझा चाल है पूरा गवर्नमेंट का, सब मिल करके कर रहे हैं। इसमें डीप स्टेट इन्वॉल्व है, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व है। मतलब कि ट्रम्प अकेले नहीं कर रहा है, सब मिल करके ये कर रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्री वाले खरीदें और बाद में दवाइयाँ भी वो लोग बेचें जब भी बीमार पड़ेंगे तो। इसी क्रम में ट्रम्प ने जापान के साथ एक डील किया था, तो $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो जापान से अपने कंट्री में करवाने पे रेडी हो गया है, लोन उनके नाम पे, गारंटी वारंटी के नाम पे। इसके अलावा साथ में एक एडिशनल डील ठोक दिया ट्रम्प जापान के साथ। वो एडिशनल डील था कि ट्रम्प ने बोला कि जापान यूएस के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको जापान में इजीली बेचने देगा, उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, और मजबूरन जापान ने हाँ भी कर दिया। उसी डील पे साइन करने के लिए अकाजावा जो जापान के दूत हैं जिनको साइन करना था, वो वाशिंगटन जाने वाले थे अभी थर्सडे को, और यहाँ पे एंट्री होती है मोदी की। बट इससे पहले, मोदी की एंट्री से पहले से समझ लीजिए एक और पहलू इस बात का। जापान राइस काफ़ी उपजाता है, मतलब जितना जापान में राइस का कंजम्पशन होता है उतना जापान राइस उपजा लेता है, और जापान में जो राइस उपजता है उसको बोलते हैं स्टिकी राइस। स्टिकी राइस, स्टिकी राइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दाने छोटे छोटे होते हैं राइस के, और जब उसको पकाते हैं, जब उसको पका के खाते हैं तो वो स्टिकी हो जाता है, चिपकता है। उससे वो लोग सुशी बनाते हैं और भी वो कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं राइस में, और जापानी लोग इसको चाव से खाते हैं। ये स्टिकी राइस जापान के लिए सिर्फ फूड नहीं है, उनके लिए एक एक्सपीरियंस है, उनके लिए लाइफ है, उनके लिए कल्चर है, उनकी वो सभ्यता है, परंपरा है जो लंबे समय से चलती आ रही है, हजारों सालों से। अगर अब जापान अमेरिकन राइस को, जो कि सस्ता होगा, क्वालिटी में बेहद घटिया होगा, बीमारी वाला होगा, लेकिन लुक वाइज बहुत अच्छा होगा, मतलब जस्ट अमेरिकन लड़कियों की तरह बेहद गुड लुकिंग होगा, क्वालिटी वाइज जहर होगा, और वो राइस अगर जापान अपने कंट्री में अलाउ कर देता है तो इससे जापान तो तबाह हो जाता है, क्योंकि वो राइस सस्ता है। जापान का स्टिकी राइस महंगा बिकता है क्योंकि लोकल फार्मर्स होते हैं। अच्छा, जापान में फार्मर लॉबी बहुत ही स्ट्रांग है। जापान की फार्मर लॉबी वैसी स्ट्रांग है जैसे अमेरिका की डिफेंस लॉबी, जैसे अमेरिका में जहर बेचने वाला सिगरेट लॉबी, जैसे अमेरिका में वार लॉबी, जैसे अमेरिका में डॉलर लॉबी, पेट्रोल लॉबी, अमेरिका में सब लॉबी बनाए हुए हैं। तो ये बहुत मजबूत है, अमेरिका में सारे डिसीजंस यही लेते हैं, यही गवर्नमेंट से डिसाइड करवाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वैसे जापान में एक लॉबी है जो बहुत मजबूत है, वो है फार्मर्स लॉबी, और ये लॉबी बहुत ज़्यादा, इनकी जनसंख्या भी काफ़ी है। तो अगर जापान अमेरिका से ये चावल लेने में, ये डील करने में सक्सेसफुल हो जाता किसी तरह से, तो जापान के जो फार्मर्स है तो तबाह हो जाते हैं, क्योंकि उनका महंगा राइस कौन खरीदेगा जब अमेरिकन घटिया राइस जो बहुत ही गुड लुकिंग है वो अच्छी पैकेजिंग में मार्केट में आ गया होगा, तो लोग तो वही लेंगे ना, क्योंकि वो सस्ता भी होगा। तो इस केस में फार्मर्स को नुकसान होता, फार्मर्स को नुकसान होगा, और फार्मर की लॉबी बहुत तगड़ी है जापान में। मतलब कि फार्मर्स तो जापान में तख्ता पलट कर देते, सरकार गिरा देते। तो एक तो सरकार को डायरेक्ट नुकसान यहाँ पे हो रहा था, और नो डाउट कि जापान कल्चर वगैरह पे बहुत फोकस करता है, बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो कल्चर को झटका लगना भी तय था, उनका कल्चर ही खत्म हो जाता, परंपरा ही खत्म हो जाती है स्टिकी राइस वाली। तो ये सबसे जापान को नुकसान ही नुकसान हो रहा था एनीवे, बट फिर भी जापान किसी तरह से एग्री किया हुआ था डील करने के लिए ट्रम्प के साथ। बट देन तभी एंट्री होती है मोदी की। उधर अकाजावा वाशिंगटन जाने वाले हैं और इधर मोदी जापान पहुंचने वाले हैं, मतलब इनका जापान ट्रिप कुछ दिन पहले तय हो चुका था। अब पता नहीं इस बीच में क्या डील चला क्या नहीं डील चला, ऑब्वियसली इसमें मोदी का हाथ तो रहा ही होगा, जिसके बाद अकाजावा वाशिंगटन जाने से इनकार कर देते हैं। उनको प्लेन पकड़ के निकलना था, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया और बता दिया कि अभी हम वाशिंगटन नहीं आ रहे हैं $550 बिलियन की डील साइन करने के लिए। मतलब अमेरिका को एक बार में $550 बिलियन का झटका दिया मोदी ने। मोदी जापान उतरते हैं, जापान उनका डील कैंसिल करता है। अब इस पे लाख लोग घी तेल लगा के बोलेंगे कि डील कैंसिल नहीं किया है, डील होल्ड पे डाला है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो इस तरह से नहीं चलते हैं। अगर आप डील को होल्ड पे डालते हैं वो एक तरह से कैंसिल्ड माना जाता है, क्योंकि वो डील, इतना बड़ा डील जो आराम से हो सकता था, उसको आपने अचानक से रोक दिया। अब ये कभी होने वाला नहीं है, ये कुछ दिनों के बाद परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाएगा। और बहाना भी क्या दिया अकाजावा और जापानीज गवर्नमेंट ने? बहाना दिया कि जो डील के टर्म्स एंड कंडीशंस अमेरिका ने डाले हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ऑब्वियसली वो क्लियर नहीं है, क्योंकि ट्रम्प यहाँ पे चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बहाना इनको पहले भी पता था, लेकिन वो मजबूरी में डील करने वाले थे।
लेकिन जब मोदी की एंट्री होती है और जब इन्होंने देखा कि मोदी खुद अमेरिका के आगे कैसे नहीं झुका, कभी भी कितना भी टैरिफ लगा लिए, इन्होंने चाइना को भी देखा नहीं झुका। इन्होंने देखा कि अमेरिका के बगल में रहने वाला ब्राजील भी अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि अमेरिका को ब्राजील चैलेंज भी किए जा रहे हैं। ऐसे केस में अब जापान इस डील को होल्ड पे डाल देता है, मतलब दूसरे शब्द में बोले तो कैंसिल कर देता है। अमेरिका को तो बड़ा झटका लग गया। तो ये था मोदी का मास्टर स्ट्रोक। इस बार मोदी ने मास्टर स्ट्रोक सिर्फ अपने कंट्री में नहीं चलाया, कंट्री के बाहर चलाया। और पहली बार ट्रम्प को वो झटका दिया जो ट्रम्प ने कभी भी नहीं सोचा होगा, जो अमेरिका ने नहीं सोचा होगा। अमेरिका सोच रहा था कि जापान से $550 बिलियन लेकर के अपनी इकोनॉमी को बचा लेगा, और इन द मीन टाइम मोदी को भी टॉर्चर करेगा, जिनपिंग को करेगा, बाकी सबको तो कर ही रहा था। तो बाकी लोग, मोदी बाकी लोगों की तरह नहीं है। मोदी जिनपिंग नहीं है, मोदी पुतिन नहीं है कि अपने घर में बैठा होगा और तुम जो मर्जी हो करते रहोगे। मोदी वो है जो घर में घुस के देता है, घर में घुस के मारता है। और इस बार मोदी ने अमेरिका को घर में घुस के मारा है। $550 बिलियन का डील मोदी ने कैंसिल करवा दिया एक दिन में, और वो अब कभी अमेरिका को मिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, आग में घी का काम यहाँ दूसरी चीज कर रही है। पहले मोदी ने, मतलब इसमें राइस वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है, जो जापान में जो दिक्कतें आने वाली थी चावल की वजह से, वो पार्ट भी है, लेकिन इसमें मोदी एंगल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पहले मोदी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली $550 बिलियन का अमेरिका के साथ होने वाला जापानीज डील को कैंसिल किया, जिसका 90% प्रॉफिट अमेरिका को होने वाला था। $550 बिलियन का जो जापानीज डील अमेरिका करने जा रहा था, वो उस डील का 90% लाभार्थी अमेरिका था। मतलब इसमें 90% से ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा, जापान को मिनिमल डैमेज है, नहीं के बराबर है। उल्टा जापान बच गया। जो पॉलिटिकल उथल पुथल जापान में होता है राइस डील की वजह से, अब जापान बच गया। तो मोदी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली न सिर्फ ये डील कैंसिल करवाया, बल्कि मोदी ने 10 साल के लिए जापान के साथ 10 ट्रिलियन जापानीज येन के इन्वेस्टमेंट का डील भी साइन कर लिया है। मतलब जापान 10 ट्रिलियन जापानीज येन इन्वेस्ट करेगा इंडिया में अगले 10 सालों में। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया जापान के पास पैसे बहुत है। 10 ट्रिलियन का जापान 100 ट्रिलियन येन भी इन्वेस्ट कर सकता है अगर जापान को अच्छी डील मिलेगी तो। जापान उधारी भी दे सकता है, जापान को इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को बोलेगा वो कर देगा, क्योंकि जापान के पास पैसे बहुत है। बशर्ते जापान को सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि उसके पैसे डूबेंगे नहीं, जो कि मोदी देने में आगे रहते ही है। तो न सिर्फ मोदी ने $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो जापान यूएस में करने वाला था उसको कैंसिल करवाया, बल्कि इंडिया में 10 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट का 10 साल के लिए डील भी करवा लिया जापान के साथ। मतलब ये लगभग $68 बिलियन आ रहा है अभी का। 68 बिलियन USD, 68 बिलियन USD का डील इंडिया ने जापान के साथ साइन किया है, जो कि जापान इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, भारत में अगले 10 साल में, जिसमें बहुत सारे फील्ड में होंगे। सेमीकंडक्टर के फील्ड में है, क्लीन एनर्जी के फील्ड में है, AI के फील्ड में है, AI इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अभी। जापान उसको भी बिल्ड करने में इंडिया की मदद करेगा और पैसे भी लगाएगा। और इस तरह से तमाम तरह के, जैसे अभी सुजुकी का न्यूज आया हुआ है कि सुजुकी ने तुरंत ही अनाउंस कर दिया मोदी विजिट करते ही कि 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी सुजुकी इंडिया में। मतलब इस तरह से बहुत सारे डील्स किए गए हैं। $68 बिलियन इंडिया, भारत जैसे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा है अभी के टाइम में। उतना जापान डील साइन कर चुका है मोदी के साथ कि उतना जापान इन्वेस्ट करेगा इंडिया में आने वाले 10 सालों में। तो ये था मोदी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी ने एक ही तीर से, एक विजिट से 2 शिकार कर लिया है। एक तरफ तो अमेरिका को 100 चोट के बदले में एक बड़ा वाला चोट दे दिया, $550 बिलियन का झटका दिया है। दूसरी तरफ इंडिया के लिए डील भी साइन कर लिया और जापान से अपनी दोस्ती भी मजबूत कर ली है। जापान के साथ इंडिया की बहुत सारे अभी इंटरेस्ट जुड़ गए हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट के मामले में है कि इंडिया को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी चीज़ों में, और जापान के पास पैसे बहुत है। मतलब अगर इंडिया जापान के साथ लॉन्ग टर्म डील्स में जाता है तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट में इशूज आ रहा है हल्का फुल्का, वो इशूज ही खत्म हो जाएगा। जापान अनलिमिटेड सेविंग्स लेके बैठा हुआ है। मतलब जापान जितना चाहेगा उतना है। जापान चाहेगा तो $1 ट्रिलियन भी इन्वेस्ट कर सकता है भारत में, बशर्ते जापान को उस तरह का रिटर्न मिलने का चांसेस होना चाहिए, उस तरह का डील मिलना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में तो इस तरह से इंडिया जापान के इंटरेस्ट कंबाइन हो रहे हैं। दूसरा है सप्लाई चेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जापान चूंकि टापू देश है, टापुओं का समूह है, आइलैंड्स का समूह है, ग्रुप है, तो इस वजह से जापान मैक्सिमम डीलिंग्स जो दुनिया के दूसरे देशों के साथ करता है वो समुद्री रास्ते से करता है, शिप्स के थ्रू करता है। और जापान इस मामले में काफ़ी एडवांस है। और यही वजह है कि जो भारत जापान टाइज हैं वो इस वजह से भी मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA मिलकर जो क्वाड बनाया था उसका टारगेट यही था चाइना के पावर को बैलेंस करना, कुछ हद तक काउंटर करना, स्पेशली साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक ओशन में।
तो उस मामले में भी जापान इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव हो सकता है, और जो कि जापान होने के लिए रेडी भी है। मतलब जापान इंडिया सप्लाई चेन के मामले में भी बहुत ज़्यादा डील करने वाले हैं, और इस पे भी मोदी जी ने जापान के साथ अभी अभी डील किया है। तो इस पे हम बोल सकते हैं कि जो मोदी जी का जापानीज विजिट है, जो मोदी जी का जापान विजिट है, वो न सिर्फ भारत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और क्रूशियल कहा जा सकता है, बल्कि उससे अमेरिका को भी भयंकर झटका दिया गया। और ट्रंप जो इतने दिन से बड़बोलेपंती करते हुए उड़े जा रहे थे, जो पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाए जा रहे थे, सबको धमकाए जा रहे थे, उस ट्रंप को भी एक करारा जवाब, एक करारा तमाचा मिल गया है मोदी की तरफ से।